बिहार के राजनीति ना आजकल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। समझिए, एक तरफ है पहचान की वो पुरानी राजनीति जो दशकों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ है नौकरियों और विकास की एक नई उम्मीद। और ये सिर्फ आप कह लीजिए दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये असल में दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो बिहार की राजनीति के जो दो मेन पिलर्स हैं उनको देखेंगे। फिर हम चलेंगे लालू यादव के उस दौर में जिसने मतलब दशकों तक राजनीति की दिशा ही तय कर दी। उसके बाद ये देखना भी जरूरी है कि कैसे एक नई पीढ़ी आई और उसने इस खेल के नियम ही बदल दिए। और आखिर में हम ये जानेंगे कि आज इस वक्त बिहार किस राजनीतिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। तो देखिए, बिहार की राजनीति के सेंटर में ना दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो पार्टियों का मामला नहीं है, ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ है सामाजिक पहचान की पॉलिटिक्स, तो दूसरी तरफ है विकास और कल्याण का वादा। आरजेडी की राजनीति की नींव क्या है? वो है सामाजिक न्याय और रिप्रेजेंटेशन। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, भाई शासन कैसा है उससे ज्यादा जरूरी है कि सत्ता में हमारे लोग हो, उनकी हिस्सेदारी हो। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू है, उनका पूरा का पूरा फोकस गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स पर है, मतलब सड़क, पानी, बिजली, इन चीजों पर। तो सवाल ये उठता है कि इनका वोट बैंक दिखता कैसा है, कौन किसे वोट करता है? आरजेडी का जो किला है वो है MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव समुदाय। इनके साथ निचले ओबीसी, गांव के गरीब लोग और बेरोजगार युवा भी जुड़ते हैं। और जेडीयू, उनकी ताकत है कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम EBCs कहते हैं, महादलित, और हाँ, एक बहुत बड़ा महिला वोटर बेस जिन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा सीधा फायदा मिला है। अब जरा इतिहास में चलते हैं, बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने आरजेडी का ये पूरा पारंपरिक मॉडल तैयार किया, लालू प्रसाद यादव। देखते हैं कि आखिर उनका वो फॉर्मूला था क्या जिसने बिहार की राजनीति पर दशकों तक एक छत्र राज किया। तो कहानी शुरू होती है 1990 से। मंडल कमीशन की लहर थी और लालू यादव उसी लहर पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने। उनका सबसे बड़ा हथियार था सामाजिक न्याय। लेकिन फिर 1997 में चारा घोटाले के आरोपों के साथ मुश्किलें शुरू हुईं, उन्हें पद छोड़ना पड़ा और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने कमान संभाली। 2004 में वो रेल मंत्री बनकर नेशनल पॉलिटिक्स में तो छा गए, पर बिहार में उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। और आखिरकार 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो आखिर लालू की इतनी ताकत का राज क्या था? वो था माई समीकरण, मतलब यादव और मुस्लिम समुदायों का एक ऐसा जबरदस्त गठबंधन जो एक चट्टान की तरह आरजेडी के साथ खड़ा रहता था। ये एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक था जो आसानी से ट्रांसफर हो जाता था, और यही आरजेडी की जीत की गारंटी बन गया था। आप जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। बिहार में यादव करीब 14 से 15% हैं और मुस्लिम 16 से 17%। जब ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाते हैं तो ये राज्य के कुल वोटों का लगभग 1/3 हिस्सा बन जाता है। सोचिए जरा, इतना बड़ा आंकड़ा किसी भी चुनाव का रुख पलटने के लिए काफी है। और लालू यादव का ये जो मशहूर नारा है, ये उनकी पूरी राजनीतिक स्टाइल का निचोड़ है। भूखे नंगे से वोट लो, मालदार से नोट लो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इस एक लाइन ने उन्हें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों का मसीहा बना दिया था। एकदम सीधी, सरल और सीधे दिल से जुड़ने वाली राजनीति। लेकिन फिर जैसा कि हर कहानी में होता है, एक नया मोड़ आता है। लालू के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में आते हैं और उनके साथ ही आरजेडी की रणनीति में एक बहुत जरूरी बदलाव देखने को मिलता है। एक ऐसा बदलाव जो पार्टी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला था। आरजेडी की राजनीति जो अब तक एक ढर्रे पर चल रही थी, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसका फोकस सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा थी। और सबसे दिलचस्प बात, ये चुनौती पार्टी के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आ रही थी। और वो पूरा बदलाव वो इस एक नंबर में छिपा था, 10 लाख। 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव का 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने रातों रात राजनीति का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। बात अब जाति से हटकर सीधी सीधी आर्थिक असुरक्षा और रोजगार पर आ गई थी। तेजस्वी का काम करने का तरीका अपने पिता से एकदम अलग है, मॉडर्न है। देखिए कैसे उन्होंने एजेंडा पहचान से हटाकर बेरोजगारी पर फोकस किया।
वो सिर्फ रैलियां नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर युवाओं और छात्रों से सीधा जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी भाषा वो भड़काऊ नहीं है, बल्कि पॉलिसी पर, मुद्दों पर बात करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि तेजस्वी अपने पिता की विरासत को छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं, बल्कि वो उसी नींव पर एक नई इमारत खड़ी कर रहे हैं। वो एक तरह का हाइब्रिड पॉलिटिकल मॉडल बना रहे हैं जो सामाजिक न्याय को आर्थिक उम्मीदों के साथ जोड़ता है। अगर आप दोनों पीढ़ियों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जहां लालू जी का मेन मुद्दा सामाजिक न्याय था, तेजस्वी ने उसमें युवा रोजगार जोड़ दिया। लालू जी का नारा जाति आधारित सशक्तिकरण था, तो तेजस्वी का नारा बना 10 लाख नौकरियां। एक तरफ मास रैलियां और तीखे भाषण थे, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया और पॉलिसी पर अटैक। ये साफ तौर पर पुराने सोशल बेस को नए आर्थिक वादों के साथ जोड़ने की एक सोची समझी कोशिश है। तो सवाल यह है कि इन सब बदलावों के बाद आज बिहार आखिर खड़ा कहाँ है? आज का जो पॉलिटिकल मैदान है ना, वो एक 3-वे कॉन्टेस्ट बन चुका है, एक त्रिकोणीय मुकाबला, जहां 3 बड़ी ताकतें राज्य के भविष्य के लिए आपस में टकरा रही हैं। और ये 3 खिलाड़ी कौन हैं? पहला, आरजेडी, जो अपने पुराने विशाल सामाजिक वोट बैंक को युवा रोजगार के नए नैरेटिव से जोड़ रही है। दूसरा, जेडीयू, जिनका पूरा जोर गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट पर है। और तीसरा ध्रुव है बीजेपी, जो अपने नेशनल लीडरशिप और जबरदस्त सांगठनिक ताकत के दम पर इस खेल में बनी हुई है। और ये सब कुछ ये हमें एक ही बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बिहार का भविष्य क्या है? पहचान या रोजगार? क्या पुरानी पीढ़ी का सामाजिक न्याय वाला फॉर्मूला जीतेगा, या फिर नई पीढ़ी की आर्थिक उम्मीदें भारी पड़ेंगी? बिहार की राजनीति का जो अगला चैप्टर है ना, वो इसी सवाल के जवाब से लिखा जाएगा।